जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज होते हुए 1 महीने के ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी इस मूवी रिलेटेड विवाद अभी भी कम नहीं हो रहा है। और एक तरीके से आप कह सकते हो देश में एक ऐसा वर्ग है जिनको ये मूवी या फिर ये मूवी जिस टॉपिक पर बना था उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा तो पिछले 20-30 साल से था कि वो जो सच कश्मीर पंडितों के साथ हुआ था उनको कैसे भी करके छिपा कर रखना है। जब वो घटना ना सिर्फ भारत में पॉपुलर हुआ, भारत में लोग जानने लगे कि नहीं कश्मीर में क्या हुआ था, इसके साथ साथ विदेश में भी दूसरे देशों के लोग में भी वो टॉपिक के ऊपर जाने, तब इनको बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। अब रिसेंटली आप सब जानते हो सिंगापुर ने कश्मीर फाइल मूवी को बैन कर दिया है, और इसको लेकर भारत में जो लेफ्ट विंग के लोग हैं या फिर कांग्रेस सपोर्टर है या खुद आप एक तरीके से कह सकते हो शशि थरूर जी, वो कांग्रेस के एमपी है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो बीजेपी ने जिस मूवी को सपोर्ट किया था या फिर प्राइम मिनिस्टर जिस मूवी को सपोर्ट किया था वो मूवी को सिंगापुर ने बैन कर दिया है। हालांकि इसमें खुश होने की बात कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या शशि थरूर जी खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं जो कश्मीर पंडितों के साथ हुआ था वो बिल्कुल गलत था? हालांकि उनके जो वाइफ थे जिनका संदेहजनक हालात में मृत्यु हो गई थी, सुनंदा पुष्कर जी, वो खुद कश्मीर पंडित मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो खुद थे, और वो भी अपने टाइम में इस टॉपिक पर सवाल उठाने की कोशिश किए थे। आपको पुराने ट्वीट वायरल होते हुए मिल जाएंगे। लेकिन बड़ा बात यह है कि सिंगापुर अचानक कैसे भारत का कुछ महीने अगर आप देखोगे पिछले 2-3 महीने में सिंगापुर भारत को एक के बाद एक झटका देने की कोशिश कर रहा है। डिप्लोमेटिक अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखोगे तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि सिंगापुर भारत का आप कह सकते हो कि दुश्मन बनने की कोशिश कर रहा है। इस मूवी को बैन करने के पीछे सिंगापुर का क्या मकसद है? इसके साथ कश्मीर के रिलेटेड और भी 2 न्यूज है। एक है कश्मीर के सन टेम्पल को लेकर, जब पूजा हुआ था तब उसको लेकर विवाद हुआ है, या फिर अभी रिसेंटली यासीन मलिक को भी एक तरीके से कह सकते हो गिल्टी बताया गया है कि उनका आतंकवादी कार्यकलाप में हाथ था, और कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, सिंगापुर ने आप इस न्यूज रिपोर्ट को देख सकते हो, अप्रैल 1 का, मतलब पिछले महीने में है। सिंगापुर और यूएई आप देख सकते हो पहले क्लियर किए थे जीरो कट के साथ कश्मीर फाइल को, फिर अचानक अब बैन करने के पीछे कुछ वजह आपको एक तरीके से लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जो सिंगापुर ने दिया है, सिंगापुर ने बोला है कि इस फिल्म में एक तरफा डाटा रखा गया है, दूसरे साइड का पक्ष इस मूवी में रखा नहीं गया है, इसी वजह से वो ये फिल्म को बैन कर रहे हैं। लेकिन देखो, सिंगापुर एक तरीके से कोई मुस्लिम कंट्री है नहीं, यूएई एक मुस्लिम कंट्री, फिर भी वो जीरो कट के साथ इस मूवी को अलाउ किया। पहले सिंगापुर भी राजी हुआ था, तो फिर अचानक ऐसा कैसा हो, मतलब क्या हो गया कि सिंगापुर का मन परिवर्तन हो गया? देखिए, इसके पीछे है कि सिंगापुर भारत को डिप्लोमेटिक झटका देना चाहता है, और इसके पीछे ये लॉजिक है। सिंगापुर एक तरीके से अगर आप सिंगापुर की बात करें, पहले जान लेते हैं सिंगापुर कहाँ है, फिर बाकी मैं पॉइंट आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, आप स्टेट ऑफ मलाका आप देख सकते हो, ये वाला एरिया स्टेट ऑफ मलाका है, और उस रूट में इंपॉर्टेंट एरिया पर सिंगापुर है। ये जो डॉट आप देख रहे हो ये रहा सिंगापुर, और इस वाले एरिया को क्रॉस करके आप साउथ चाइना सी को जाते हो। और सिंगापुर के साथ भारत का संबंध बहुत अच्छा भी है, और ट्रेड दोनों देशों के बीच अच्छा खासा होता है। $20 बिलियन के आसपास दोनों देशों के बीच ट्रेड है। फिर अचानक सिंगापुर की गवर्नमेंट का मन परिवर्तन क्यों हुआ? आप सबको याद होगा 1-2 महीने पहले वो नेहरू जी का पॉलिसी को समर्थन कर रहे थे और बोल रहे थे अब भारत बिल्कुल टॉलरेंट नहीं है या फिर सेकुलर नहीं है वगैरह वगैरह। तो फिर सेकुलर सिंगापुर को अचानक क्या हो गया कि वो कश्मीर फाइल को बैन कर दिया? देखिए, भारत ने जब चाइनीज आप को वगैरह को बैन किया था तब बहुत सारे ऐसे चाइनीज कंपनी थे जो सिंगापुर में अपना कंपनी बनाकर भारत में घुसने की कोशिश किए थे। और अभी रिसेंटली जब फ्री फायर बैन हुआ तो सिंगापुर को $3 बिलियन के आसपास नुकसान हुआ। ये सारे कारणों की वजह से अब सिंगापुर एक तरीके से कह सकते हो भारत के ऊपर नाराज है। वो चाहता है कि भारत ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ना बनाए जिससे जो बिजनेस डायरेक्ट चाइना से भारत नहीं आ पा रहे हैं, या फिर बैन होने के कारण वो भारत में डायरेक्ट नहीं आ पा रहे हैं, अगर वो सिंगापुर होते हुए भारत बिजनेस कर रहे हैं तो भारत सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन ना ले। इसी वजह से पहले वो सेकुलरिज्म वाला बयान दिए थे नेहरू जी और मोदी जी को लेकर, और फिर अब कश्मीर फाइल को बैन करके वो एक तरीके से संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका कुछ फायदा होगा नहीं। भारत जब बड़े बड़े देशों के आगे नहीं झुका है तो सिंगापुर का कोई बहुत बड़ा औकात नहीं है। आप देख सकते हो कितना बड़ा भारत है, और जब मैंने डॉट कर दिया तो सिंगापुर बिल्कुल इसमें छिप ही गया। तो इस देश का इकोनॉमिकली तो चलो इंपैक्ट है, लेकिन वो अगर ऐसा करके भारत को ऊपर दबाव डालने की उनको आप प्लानिंग है तो बिल्कुल ऐसा होगा नहीं। अगर आप देखोगे, ऐसा भी नहीं है कि कोई सिंगापुर कोई मुस्लिम कंट्री है। अगर आप देखोगे तो सिंगापुर में 75% एक तरीके से चाइनीज ओरिजिन के लोग हैं, बाकी मलय ओरिजिन या फिर मलेशियन 15% है।
7.5 इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। अगर आप रिलीजन वाइज देखोगे तो 31% बुद्धिज्म है, जो एक तरीके से हिंदुइज्म का एक ब्रांच है। बाकी 20% लोग कोई रिलीजन को नहीं फॉलो करते हैं। 18% क्रिश्चियन है, 15% इस्लाम है और 5% हिंदुइज्म ये को लोग मानते हैं। तो एक तरीके से क्रिश्चियन 15%, इस्लाम 15% लोग वहां पर रहते हैं। तो फिर ये कोई रीजन नहीं है कि रिलीजन के कारण सिंगापुर ने इस मूवी को बैन किया है। सिंगापुर ने इस मूवी को बैन करने के पीछे वही, जैसे मैंने आपको कहा, डिप्लोमेटिक एक तरीके से रीजन है, और वो चाहता है कि भारत सरकार के ऊपर दबाव डाले और भारत सरकार कुछ ऐसा रूल बनाए ताकि जो चाइनीज कंपनी सिंगापुर होते हुए भारत के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं इलीगली, वो बिल्कुल बैन ना हो, और उसके बदले जो सिंगापुर की इकोनॉमी चल रहा है या फिर सिंगापुर को फायदा हो रहा है वो बर्बाद ना हो। सिंगापुर का एक तरीके से कह सकते हैं पॉपुलेशन 50-60 लाख के अंदर है। अगर उससे भारत के रूल के कारण $4-5 बिलियन का झटका मिलता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये सिंगापुर की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। ये एक मेन रीजन है। अब आते हैं कश्मीर के ऊपर। आप सबको याद होगा कश्मीर के जो मार्तंड सन टेम्पल है, आप देखो आज से 1200-1300 साल पहले ही कितना खूबसूरत था और बाद में इसे धर्म के नाम पर कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बहुत सालों के बाद एक तरीके से आप कह सकते हो इसमें कल पूजा हुई थी, और उसमें जो मनोज सिन्हा जी जो अब राज्यपाल है वो विजिट करने के लिए गए थे। तो अब इसको लेकर एएसआई ने विवाद खड़ा कर दिया, और एएसआई ने बोला है कि ये अभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और इसके अंदर पूजा वगैरह करना बिल्कुल ठीक भी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एएसआई क्या एक राज्यपाल से ज्यादा पावरफुल है। और ये भी देखना होगा ये जो एएसआई वालों ने रिपोर्ट किए हैं ये क्या स्टेट वाले किए हैं या फिर सेंटर से किए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। और आप देखो बहुत आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। ये तो आप देखो ताजमहल भी एएसआई के अंदर आते हैं, लेकिन उसके अंदर भी नमाज होता है। बाकी ऐसे बहुत सारे आपको फुटेज मिल जाएंगे जो एएसआई के अंदर होते हुए भी वहां नमाज और बाकी धार्मिक काम सब कुछ होता है। तो फिर एएसआई का ऐसा कैसे हिम्मत बढ़ गया, वो एक राज्यपाल के जो काम किए हैं उनके ऊपर वो एक्शन उठा रहे हैं और उनके ऊपर कोई भी मतलब अभी कार्यवाही नहीं हो रहा है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो उनका मनोबल या फिर उनके अंदर जो सिस्टम में लेफ्ट लीनिंग लोग कितने ज्यादा घुसे हुए हैं कि वो कुछ भी करके भारत सरकार या फिर उनके जो पॉजिटिव स्टेप है उनको वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब आते हैं यासीन मलिक के ऊपर। आप सबको पता होगा यासीन मलिक जो खुद कैमरा पे कहा है कि वो 15-20 लोगों को तो कश्मीर पंडितों को मारा ही होगा। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर को मारने के पीछे भी इसका हाथ है, फिर भी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं है। हालांकि ये गवर्नमेंट आने के बाद इसका थोड़ा बहुत मुश्किल बढ़ा है। अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये इसका हाथ आतंकवादियों के साथ है, लेकिन अब उम्मीद है इसको स्ट्रांगली सजा होगा। लेकिन आप देखिए पिछले सरकार जब थे इसको कैसे ट्रीट कर रहे थे। आप देखिए मनमोहन सिंह जी काफी खुशी से यासीन मलिक के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तब तो मीडिया में ये कभी भी आकर इंटरव्यू वगैरह दे सकता था और मीडिया इसको यूथ आइकन भी बोलता था। अब देखिए खुद वही यासीन मलिक 2008 में जो मुंबई हमले के गुनहगार है और मेन एक तरीके से आप कह सकते हो कल्प्रीट है, वो अभी पाकिस्तान में एक तरीके से आप कह सकते हो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, उसके साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या ये सारे चीजें हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, मतलब गवर्नमेंट वाइज में बोल रहा हूँ, क्या उनको पता नहीं था? फिर भी हमारी पॉलिसी के एक तरीके से आप कह सकते हो नाकामयाब होने के कारण ये ऐसे लोग आज तक एंजॉय कर रहे थे और अभी भी जिंदा है। कोई दूसरे देश में अगर ये होता तो अब तक इसका काम निपट गया होता। दोस्तों अभी बाकी इस टॉपिक को और ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहूंगा। अब आप समझ गए होंगे सिंगापुर में कश्मीर फाइल्स क्यों बैन हुई, एक बार अलाउ करने के बाद भी क्या पॉलिटिक्स उसके पीछे था, और बाकी कश्मीर को लेकर जो भी अपडेट था मैं आपको दे दिया। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, नमस्कार, जय हिंद।